ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम समझेंगे कोर्स कंटेंट्स ऑफ द पेपर ऑफ सेकंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ऑल राइट, सो दिस इज़ अ पेपर ऑफ बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर and it basically it is concerned with the accounting for companies. So all the relevant transactions and events जो एक कंपनी की लाइफ में आते हैं उनके बारे में अकाउंटिंग सीखेंगे. सो कुछ जनरल अकाउंटिंग होगी और कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग इसमें आएगी. सो इसका जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स का होता है विद 100 मार्क्स एंड यू आर गिवन 6 क्रेडिट्स फॉर दिस पेपर. Now let us understand the objectives of the course. So जो इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल जाए कंपनी अकाउंट्स की, कि जो कंपनीज अपने अकाउंट्स बनाते हैं एज पर द प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, क्या थियोरी है. एंड देन वील अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ फोकस हमारा रहेगा कंपनी अकाउंट्स पर. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द paper are to develop an understanding for the accounting of share capital and debentures. Like आप लोग 11th-12th में अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, सो वहाँ आपने समझा होगा अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो यहाँ थोड़ी सी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, टॉपिक वही है. ओके, बट इसमें थोड़ा और डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे और कुछ और हमारी अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटिंग फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स है या फिर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स है, इशू है, ये सब इसमें आ जाएंगे. सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. टिल नाउ आप लोग जो फेमिलियर हो वो है टी शेप स्टेटमेंट से. मतलब हम टी शेप में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, जिसमें एक साइड में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हो, क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हो. बट जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में बनती हैं. सो यहाँ हम सीखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सेकेंड हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. इन केस ऑफ कंपनी अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स फाइनल स्टेटमेंट्स. सो जब हम कंपनी की फाइनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें इनकम स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आता है, ठीक है, और तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो यहाँ थर्ड चैप्टर में हम, थर्ड टॉपिक में हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना. उसके बाद कंपनी की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं व्हेन कंपनीज मर्ज टुगेदर, जिसे हम अमालगमेशन कहते हैं, या फिर इन सम केसेस कंपनीज आर टू बी लिक्विडेटेड और द कंपनीज आर टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड. सो ये जो स्पेशल इवेंट्स हैं कंपनीज के, अमालगमेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, रिकन्स्ट्रक्शन हो गया, और रिगार्डिंग द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, सो यहाँ कौन सी अकाउंटिंग की जाएगी, कौन से इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो इसमें सीखेंगे. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स तो ये आपको आएगा. दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग. Okay, and finally consolidated balance sheets. Like in case of companies it is fairly common कि एक कंपनी, मान लो A लिमिटेड है, it is to make investment, so it may decide कि मैं B कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ. और कई बार आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ह्यूज हो जाती है दैट यू बिकम द पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी एंड यू एक्वायर कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब है दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आप खरीद लेते हो. सो इन केस यू एक्वायर कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी, देन कंपनी एक्ट रिक्वायर्स that this parent company or holding company prepares a consolidated statement. क्योंकि आपके पास अब अपनी ही assets and liabilities नहीं है, you are having full control of the other company, तो आपके शेयर होल्डर्स को एक ओवरव्यू मिलना चाहिए कि ओवरऑल हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है. सो इनकी जॉइंट बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी कहते हैं. सो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. इसी के अकॉर्डिंगली आपके कोर्स में टॉपिक्स भी हैं. सो टू मीट दीज 5 ऑब्जेक्टिव्स वी हैव 5 टॉपिक्स. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अमालगमेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, एंड अकाउंटिंग फॉर द होल्डिंग और पेरेंट कंपनी. नाउ इन केस ऑफ कंपनीज अकाउंट्स, one needs to be very careful because companies accounts are to be audited, so these are to be prepared according to the accounting standards. So wherever accounting standards are applicable, all the relevant accounting standards and Indian accounting standards are to be followed. Let us see the course in detail.
Now first topic is introduction to share capital and debentures, wherein we are to understand issue of shares and debentures that you know. Then right issue, bonus issue, ESOPs, that is employee stock option plans, buyback of shares, book building, underwriting of shares and debentures, redemption of preference shares. Although you know this first subtopic is something that you have done in 12th standard, और यहाँ इन टॉपिक्स का भी कुछ थियोरी आपने पढ़ी है, बट यहाँ हम थियोरी के साथ साथ इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी समझेंगे. जो दो इसमें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इट्स अ न्यू टॉपिक, एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ऑल्दो 12th क्लास में आपने डिबेंचर्स की रिडम्पशन स्टडी किया है, बट वहाँ हम थोड़े बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं, बट यहाँ आपका फोकस होगा डिटेल्ड वर्किंग पर. सो प्रिपरेशन ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड और रिडम्पशन फंड, देन ओपन मार्केट परचेज, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, सो ये सारे टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे. सो आपका फर्स्ट यूनिट विल कंप्राइज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. Then you have a second unit. Now in this unit we will be having preparation of financial statements as per the schedule 3, which includes two parts, but one of the parts, which is the basic division, like balance sheet of a company, when we prepare, it has some main divisions like fixed assets or non-current assets, investments, current assets, etc. So the first division is to be studied in detail, and in the second division we will just take up an overview. Then the relevant accounting standard is Ind AS1 regarding presentation of financial statements. So we need to study this along with the preparation of financial statements. Cash flow statement, again we will be understanding the meaning and usefulness of cash flow statement, then preparation of the statement in accordance with the accounting standard 3. Apart from this accounting standard 3, Ind AS will also be studied, which is accounting standard 7. This is according to the Indian standards, which we have prepared according to international standards. So along with this, limitations of cash flow statement. Now fourth unit is amalgamation, reconstruction, liquidation of companies. This includes three main things: amalgamation, which includes absorption also, then reconstruction includes internal and external reconstruction of the companies, and finally when a company is liquidated. Now this topic includes concept of purchase consideration. When a company is sold to another company, तो वहाँ purchase consideration calculate करना होता है. Then you have accounting for amalgamation, which will be excluding intercompany holdings and transactions. Then you have accounts for external and internal reconstruction. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी जो है, जिसमें एक कंपनी जो अभी लॉस मेकिंग यूनिट है, इसको अगर आप रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हो ताकि इसकी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट हो, सो इसको दो तरह से करते हैं. इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है कि विद इन द कंपनी, हम कंपनी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बट इंटरनली हम उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रिवाइज कर लेंगे, उसकी एसेट्स को ट्रू वैल्यू पे दिखाएंगे, लाइबिलिटीज़ को रीड्राफ्ट करेंगे. सो दिस इज़ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. और यही चीज़ हम एक्सटर्नली कर सकते हैं, जिसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इट गोज़ इनटू लिक्विडेशन और एक न्यू कंपनी क्रिएट की जाती है टू टेक ओवर दिस कंपनी. सो दिस इज़ कॉल्ड रिकन्स्ट्रक्टिंग अ कंपनी एक्सटर्नली, क्योंकि अब ये अंदर की बात नहीं रह गई है, आपने कंपनी को बंद कर दिया है, उसको ख़त्म करने के बाद आप एक नई कंपनी शुरू करते हो. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन इज़ देयर इन योर कोर्स. देन यू हैव अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, wherein we'll be studying insolvency and bankruptcy code and other relevant provisions, because if a company is to be liquidated, तो वहाँ पर अगर आपका इंसॉल्वेंसी के केस के अकॉर्डिंगली लिक्विडेशन के टाइम पर पेमेंट होती है रिगार्डिंग ऑल द लाइबिलिटीज़. इन केस यू रिमेंबर, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना, दैट यू आर टू पे द अमाउंट्स टू द रेलेवेंट लाइबिलिटी होल्डर्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड पेमेंट. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, बट वी विल बी फॉलोइंग द प्रॉपर लीगल रूल्स विच इंक्लूड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में IBC भी बोलते हैं, ठीक है. एंड देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एक्ट. And finally the relevant standards. In each case we are to study relevant standards. ये दो इसमें sections हैं जो बहुत important है regarding this liquidation of companies. Then you have preparation of holding company accounts, which implies preparation of basically a consolidated balance sheet. तो हमें सारे accounts नहीं बनाने हैं, हमें एक combined balance sheet बनानी है, and our questions will be restricted to one subsidiary company.
इसमें भी हमारे 2 स्टैंडर्ड्स रेलिवेंट हैं, AS21 एंड IND AS110. ओके, नाउ वाइल सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसमें चेन होल्डिंग, इंटर कंपनी होल्डिंग एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी ऑन 2 different dates, right? And then the cases where holding company and subsi company are having different reporting periods, these are to be excluded. So simple questions होंगे, but of course there will be a lot of adjustments. ठीक है. Now the relevant books are, you can follow any of these books, but we should take up the latest edition. रीज़न बीइंग, हमारी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये हमारे कॉर्पोरेट कंपनी लॉ और कंपनी की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली की जाती है. सो व्हेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन द स्टैंडर्ड्स, हमारी अकाउंटिंग की प्रोसीजर्स भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं. सो टू दी एक्सटेंट पॉसिबल हमें लेटेस्ट एडिशन ही लेना है ताकि हम लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स को पढ़ें. Now assessment of this paper includes 2 things. Number 1 is that you are allowed 5 credit hours for the lectures and 1 credit hour for the tutorials, और accordingly ही आपके lectures और tutorials होते हैं. Then you have an exam of 100 marks in all. So 100 marks का इसका पूरा एग्ज़ाम है. उसकी स्कीम क्या होगी? This 100 marks exam will include end semester exam, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था. This will be of 75 marks with 3 hours being given to give the paper. Then you have internal assessment of 25 marks, which includes attendance or class participation, assignments, then projects, viva, test, etc. So total of 25 marks. Now this 75 marks exam will be having weightage of these units, 5 units like this. Accounting for share capital and debentures will be of 15 marks. Financial statements of a company again of 15 marks. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी 10 मार्क्स की है. अमालगमेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसमें अमालगमेशन भी है विच इंक्लूड्स मर्जर्स, एब्जॉर्प्शन, रिकन्स्ट्रक्शन भी आपका इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन आ जाता है, लिक्विडेशन भी है. सो यू हैव 20 मार्क्स क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. देन यू हैव अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर 15 मार्क्स. ठीक है. सो ये हमारी मार्किंग स्कीम है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ ऑल ऑफ दीज विल बी कमिंग एज सेपरेट क्वेश्चंस, बट इसमें आपके इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चंस में, एक्सटर्नल चॉइस नहीं होगी. सो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि कोई यूनिट छोड़ दो. जैसे यूनिट 1 है तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका यूनिट 1 में से आएगा, जो भी इंटरनल चॉइस है इसी यूनिट की है. सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी विद इन द यूनिट चॉइस है. लाइकवाइज इज द केस फॉर ऑल. ठीक है. तो सारे ही चैप्टर, सारे ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं. यू नीड टू स्टडी वेरी डिलीजेंटली फॉर दीज. So I hope this whole complete syllabus and paper structure is clear to you. So thank you for the day.